नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की लाहौर विधानसभा सीट के 2023 के नतीजों की। ये नतीजा सिर्फ एक सीट पर हार जीत का फैसला नहीं था। ये दशकों से बने बनाए सियासी समीकरणों में एक बड़ी हलचल का इशारा था। तो चलिए आज इस चुनावी उलटफेर की हर परत को खोलकर देखते हैं। हम सिर्फ आंकड़ों तक नहीं रहेंगे, बल्कि उन खामोश वजहों को भी समझेंगे जिन्होंने इस बड़े बदलाव की जमीन तैयार की। सबसे पहले आइए देखते हैं कि लाहौर है कहाँ। ये रहा मध्य प्रदेश के भिंड जिले में। पर यह सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये वो जमीन है जहां का सामाजिक और आर्थिक ताना बाना बहुत पेचीदा है। यहाँ की राजनीति यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी जद्दोजहद से निकलती है, और इसे समझे बिना हम नतीजों की असलियत तक नहीं पहुंच सकते। सोचिए, एक ऐसा किला जो दशकों से अभेद्य माना जाता था, वो ढह गया। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा। असली सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? इतने लंबे समय का भरोसा आखिर टूटा क्यों? और ये नतीजा हमें आज के वोटर की बदलती सोच और उम्मीदों के बारे में क्या बताता है? तो इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले उस हैरान कर देने वाले फैसले को समझेंगे, फिर आंकड़ों के पीछे की कहानी में उतरेंगे, जमीनी हकीकत और सामाजिक मुद्दों की पड़ताल करेंगे। उसके बाद हम इस नतीजे का पूरा विश्लेषण करेंगे और आखिर में इन सब सीखों से भविष्य के शासन के लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक ऐसा फैसला जिसकी उम्मीद शायद बहुत कम लोगों को थी। 2023 का चुनाव लाहौर के लिए सिर्फ एक रूटीन इवेंट नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ साबित हुआ जिसने वहां की राजनीति को शायद हमेशा के लिए बदल दिया। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। 2018 में कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सिंह 8,643 वोटों से जीते थे। ठीक 5 साल बाद 2023 में बीजेपी के अमरीश शर्मा 12,397 वोटों के एक बड़े अंतर से जीत गए। ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं है, आप देखिए, ये कुल मिलाकर 21,000 से ज्यादा वोटों का एक जबरदस्त स्विंग है। ये कोई छोटी मोटी लहर नहीं थी, ये एक तरह की सियासी सुनामी थी। ठीक है, तो ये तो हुई ऊपर की बात। अब जरा आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये वोट, ये नंबर आखिर कह क्या रहे थे, क्योंकि हर कहानी की जड़ कहीं ना कहीं आंकड़ों में ही होती है। ये नंबर देखिए, 43.2%। थोड़ा रुकिए और इस पर सोचिए। ये 2023 में बीजेपी को मिला वोट शेयर था। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 9% की जबरदस्त छलांग है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये 9% वोट आखिर आया कहां से? और इस सवाल का जवाब हमें ये चार्ट देता है। देखिए, कांग्रेस का वोट शेयर 40.1% से गिरकर 36.1% पर आ गया, मतलब सीधा सीधा 4% का नुकसान। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का वोट 34.3% से उछलकर 43.2% पर पहुंच गया। गणित साफ है, बीजेपी ने न सिर्फ कांग्रेस के कोर वोट में सेंध लगाई, बल्कि नए वोटरों को भी अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही। जब हम इसे थोड़ा और लंबे समय के नजरिए से देखते हैं तो ये बदलाव और भी साफ नजर आता है। देखिए, 2008, 2013, 2018 कांग्रेस का वोट शेयर काफी मजबूत था, लेकिन 2023 में ये ट्रेंड टूट गया। और एक और दिलचस्प बात देखिए, वोटर टर्नआउट भी बढ़ा है। मतलब ज्यादा लोग वोट डालने के लिए बाहर निकले और उन्होंने बदलाव के लिए वोट किया। ये एक स्थापित सिस्टम के खिलाफ एक सामूहिक आवाज थी। आंकड़े हमें बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि क्यों हुआ, और इसका जवाब हमें जमीन पर मिलेगा, उन सामाजिक और आर्थिक दरारों में जो शायद ऊपर से दिखाई नहीं दे रही थीं। एक बात यहां समझना जरूरी है कि इस तरह का डेटा विश्लेषण सिर्फ चुनावी गणित नहीं है, ये लोगों की आवाज को सम्मान देने का एक तरीका है। ये हर नागरिक के अधिकार और गरिमा को समझने की एक कोशिश है, जो हमारे संविधान का मूल आधार है। लाहौर का जो सामाजिक ताना बाना है वो काफी जटिल है। यहाँ ठाकुर और ब्राह्मण समुदाय पारंपरिक रूप से प्रभावशाली रहे हैं, लेकिन असली खेल एससी और ओबीसी समुदाय के हाथ में होता है। ये स्विंग वोटर्स हैं, मतलब इनका वोट किसी एक पार्टी के लिए पक्का नहीं होता, और यही चुनाव का रुख तय करते हैं। और ऐसा लगता है कि इस बार इन स्विंग वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा बदलाव की तरफ चला गया। और इस बदलाव के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह इस लाइन में छुपी है। सोचिए, एक किसान, डीजल महंगा, खाद महंगी और फसल का सही दाम नहीं मिल रहा। जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही दबाव में हो तो ये नाराजगी कहीं तो निकलेगी ना, और वो अक्सर वोटिंग मशीन में दिखती है। खेती का संकट सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाता है। और बात सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं थी, कई और मुद्दे भी थे जो लोगों को परेशान कर रहे थे, जैसे युवाओं के लिए रोजगार की कमी,
पानी की किल्लत, खराब सड़कें, बिजली का आना जाना। ऊपर से जातिगत भेदभाव की कुछ घटनाओं ने भी माहौल को और गर्मा दिया था। ये सब छोटी छोटी चिंगारियां मिलकर सत्ता के खिलाफ एक बड़ी आग बन गईं। तो अब हमारे पास आंकड़े भी हैं और जमीनी हकीकत भी। चलिए इन दोनों को जोड़कर इस चुनावी उलटफेर की पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इस स्वॉट एनालिसिस को देखिए। कांग्रेस के पास उम्मीदवार की एक पुरानी विरासत और साफ सुथरी छवि जैसी मजबूती तो थी, पर कमजोरियां भी थीं, जैसे जमीनी स्तर पर संगठन का ढीला होना और उम्मीदवार को लेकर एक बाहरी होने की धारणा। बीजेपी ने अपनी मजबूत मशीनरी से इन्हीं कमजोरियों पर चोट की, तो ये हार किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की थी जो शायद लोगों से थोड़ा दूर हो गया था। हार का विश्लेषण करना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है भविष्य का रास्ता बनाना, क्योंकि विश्लेषण का मकसद सिर्फ गलतियां गिनना नहीं होता, बल्कि उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना होता है। तो इन सब सबकों से हम आगे के लिए क्या सीख सकते हैं? जनता से दोबारा कैसे जुड़ा जा सकता है? यहां एक 4 सूत्रीय रणनीति का खाका है, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। पहला, चुनावी प्लान, उन स्विंग वोटर्स पर फोकस करना जो छिटक गए हैं। दूसरा, संगठन, बूथ लेवल तक मशीनरी को फिर से कसना। तीसरा, नैरेटिव, राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा स्थानीय विकास और लोगों की जरूरतों पर बात करना। और चौथा, रिसोर्सेज, डिजिटल मीडिया और बड़े नेताओं के दौरों का सही तालमेल बिठाना। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान है। चुनाव से 90 दिन पहले लहार लोक पंचायत जैसा कुछ करके लोगों की समस्याएं सुनना, 60 दिन पहले बूथ पर काम शुरू करना, 30 दिन पहले लोकल मैनिफेस्टो लाना और आखिरी हफ्ते में पूरी ताकत से जमीन पर उतरना। ये एक प्रोफेशनल डेटा ड्रिवन कैंपेन का ब्लूप्रिंट है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये सब सिर्फ चुनाव जीतने हारने की बातें नहीं हैं। इसके पीछे एक बहुत गहरा सिद्धांत है जो डेटा को गवर्नेंस यानी शासन से जोड़ता है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, चुनाव शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है, ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। इसका मतलब है कि हम चुनावी डेटा को सिर्फ इसलिए नहीं समझते कि सत्ता मिल जाए। असली मकसद है लोगों की बेहतर सेवा करना। डेटा हमें बताता है कि लोगों को क्या चाहिए, उनकी तकलीफें क्या हैं। इस जानकारी का सम्मान करना और उस पर काम करना ही सच्चा गवर्नेंस है। और हां, भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत यह सारी जानकारी लोगों की सहमति और उनकी प्राइवेसी का सम्मान करते हुए ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, क्या डेटा की मदद से लोगों को बेहतर समझकर एक नेता और जनता के बीच जो भरोसे का पुल शायद टूट गया है, उसे दोबारा बनाया जा सकता है? क्या आंकड़े और एहसास मिलकर एक ज्यादा जवाबदेह शासन की नींव रख सकते हैं? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य के लिए।